साइंस, माहौलियात और लाइफस्टाइल की दिलचस्प रिपोर्ट्स पर मबनी DW के शो सवाल में खुश आमदीद। तवानाई में खुद कफालत हासिल करने के लिए तवानाई के मुतबादिल ज़राए को बरूए कार लाना एक जरूरत बन गया है। मुतबादिल तवानाई के हुसूल के लिए जर्मनी समेत यूरोप के कई ममालिक नए तजुर्बात कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे आपको आज के शो में। सवाल में आज हॉलैंड में बिजली पैदा की जा रही है एक साइकिल ट्रैक की मदद से। दूध से बन रहे हैं इंतहाई नफीस मलबूसात और BMW की 100वीं सालगिरह पर गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए एक तोहफा। हॉलैंड में एक साइकिल ट्रैक शमसी तवानाई की मदद से बिजली पैदा करता है। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा साइकिल सवार साइकिलिंग करके इस माहौल दोस्त मंसूबे को कामयाब बनाने में मदद फराहम कर चुके हैं। ये ट्रैक कैसे बनाया गया और मुस्तकबिल में इस मंसूबे की मदद से मजीद क्या कुछ किया जा सकता है, देखें इस रिपोर्ट में। ये देखने में एक आम सा साइकिलिंग ट्रैक नजर आता है, लेकिन हॉलैंड के शहर क्रोमेनी की ये साइकिल लेन यकीनी तौर पर मुख्तलिफ है। ये दुनिया की वो पहली सड़क है जिसके नीचे सोलर सेल लगे हुए हैं। डच प्रोजेक्ट सोलर रोड के स्टैन डेविड जैसे मुहक्किक ऐसी सड़कों की तैयारी पर काम कर रहे हैं जो सूरज से बिजली पैदा कर सकती हों। हॉलैंड में सड़कें घरों की छतों के मजमूई रकबे से भी ज्यादा हैं। इन सड़कों में PV सोलर टेक्नोलॉजी लगा दी जाए तो इजाफी जगह इस्तेमाल किए बगैर शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने की सलाहियत में बहुत ज्यादा इजाफा मुमकिन है। यूं माहौल भी खराब नहीं होगा और वही सड़कें इस्तेमाल होंगी जो पहले से मौजूद हैं। ये सोलर रोड 70 मीटर तवील है जिसे बनाने में साइंसदानों को 2 साल से ज्यादा का अरसा लगा। इस सड़क की सतह की 3 तहें हैं, कंक्रीट, सोलर सेल और सबसे ऊपर ग्लास। सड़क पर पड़ने वाली धूप को सोलर सेल जज्ब करके उसे बिजली में बदल देते हैं। सोलर लेन के पास ही एक स्मार्ट बॉक्स है। यहाँ डेविड देख सकते हैं कि सोलर सेल कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं। 2014 में अपनी तामीर से अब तक ये सोलर रोड 10,000 किलोवाट घंटे बिजली पैदा कर चुकी है। 3 डच घरानों की साल भर की जरूरत के बराबर बिजली। मुस्तकबिल में हम बिजली की पैदावार और इस्तेमाल की जगहों के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि सड़कें उन्हीं इलाकों से गुजरती हैं जहां बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। हम सब कुछ एक जगह पर मरकूज नहीं करना चाहते। हो सकता है कि मुस्तकबिल में ऐसी सड़कों से गुजरने वाली आम गाड़ियों और साइकिलों को भी सड़कों पर ही चार्ज किया जा सके। लेकिन किसी आम सड़क पर सोलर सेल के इस्तेमाल से पहले लाजमी होगा कि सड़क की सतह साइकिलों और मोटरसाइकिलों से कहीं ज्यादा भारी गाड़ियों का बोझ भी बर्दाश्त कर सके। इस तरह के मसाइल के हल के लिए क्रोमेनी से 70 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पर डेल्फ्ट के TNO लेबोरेटरी में काम किया जा रहा है। चीफ इंजीनियर स्टैन क्लेरिक्स और उनकी टीम ये तजुर्बात कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में सड़क की किस तरह की सतह ज्यादा कारआमद हो सकती है। हमारे लिए बड़ा चैलेंज ये था कि सड़क की सतह ऐसी हो जिस पर ड्राइविंग महफूज हो। ऐसी सतह जिस पर गाड़ी के टायरों को मज़ाहमत तो पेश आए, लेकिन जिसमें से काफी रोशनी भी गुजर सके। हमें ऐसी सतह तैयार करना पड़ी जो ठोस और मजबूत भी है और शफाफ भी। ये उन मुश्किल मराहिल में से एक था जो हमने सोलर रोड की तैयारी में उबूर किए। सड़क की मज़ाहमत टेस्ट करते हुए साइंसदानों की पूरी कोशिश होती है कि हमवार सतह के बावजूद रोशनी ज़ाया न हो। सोलर पैनल्स को उफ़क़ी के बजाय उमूदी रखना ज़्यादा मुअस्सर होता है। यह भी ज़रूरी है कि सोलर सेल भारी गाड़ियों और ट्रकों का बोझ बर्दाश्त कर सकें। सोलर सेल बहुत नाजुक होते हैं, आसानी से टूट सकते हैं। आपको इल्म होना चाहिए कि इन पर से कोई गाड़ी हजारों, लाखों या करोड़ों बार गुजरे तो क्या होगा। मकसद 2 साल के अंदर अंदर इस सिस्टम को इतनी तरक्की देना है कि वो आम सड़कों पर इस्तेमाल हो सके। सोलर सड़कों का पूरा नेटवर्क हॉलैंड के लिए और उससे बाहर भी। शमसी तवानाई से बिजली का काबिल अमल मकामी हल। पाकिस्तान में भी यकीनन शमसी तवानाई के जरिए बिजली के बहरान पर काबू पाने में मदद हासिल की जा सकती है। आपको बताते चलें कि सिर्फ तवानाई के हुसूल के लिए ही नहीं, बल्कि अब मलबूसात तक माहौल दोस्त मंसूबों की मदद से बनाए जा सकते हैं।
मुतवाज़न ग़िज़ा समझे जाने वाले दूध के बारे में किसने सोचा था कि इसमें फैशन के शेदाई अफराद का दिल जीतने की सलाहियत मौजूद है। आज जर्मनी में दूध टेक्सटाइल की सनत का खाम माल बन चुका है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन से अच्छी क्वालिटी वाले और इंतहाई जाज़िबे नजर मलबूसात बनाए जा रहे हैं। गायें दूध देती हैं, वो फैशन में मदद भी कर सकती हैं, ये ज्यादा लोग नहीं जानते। ये काम गाय का दूध करता है। इन हैंगरों पर दूध लटका हुआ है। सच पूछिए तो दूध की प्रोटीन गहरे नीले, स्याह या सुरमई रंग की। ये नया मादा नर्म है, रेशम की तरह। दूध से बने मलबूसात जिन्हें आन के दोमास्के ने तैयार किया है। वो डिजाइनर भी हैं और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी। सूंघने से पता नहीं चलता कि ये दूध से बने हैं, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जब लोगों को इल्म होता है तो वो इन्हें सूंघने लगते हैं। ये बहुत मुलायम है। हमारा फाइबर प्रोटीन फाइबर जैसा है, जैसे ऊन या फिर रेशम। इसकी सतह बहुत हमवार है, इसीलिए ये रेशम जैसा महसूस होता है। दुमास के ये टेक्सटाइल फाइबर दूध से बनाती हैं। ये पेशरफ्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देर पा बुनियादों पर बदल सकती है। सब कुछ दमास्के के बावर्ची खाने से शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री लेने के बाद आन के दमास्के ने सुपरमार्केट से एक मिक्सर खरीदा। जाम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला एक थर्मामीटर भी और बहुत सा प्रोटीन पाउडर। मकसद ऐसा फाइबर तैयार करना था जिससे मलबूसात बनाए जा सकें। तवील तजुर्बात के बाद हमने ऐसी प्रोटीन बना ली जो पानी में घुलती नहीं थी। यही बात फैसला कुन थी। ऐसे टेक्सटाइल फाइबर की तैयारी जिसे धोया भी जा सके। आन के दुमास के बता रही हैं कि दूध से फाइबर कैसे बनता है। इब्तिदा दूध से होती है। जब वो फट जाता है तो पानी और इन छोटे छोटे सफेद टुकड़ों में बदल जाता है। ये दूध की प्रोटीन है। इसे छान लिया जाए तो ये नरम पनीर है। सुखा लिया जाए तो प्रोटीन पाउडर। यही हमारा खाम माल है। हम इसे गूंद कर एक मशीन से गुजारते हैं, जिसमें से ये बहुत बारीक धागे की सूरत बाहर निकलता है। इसी से हम प्रोटीन फाइबर बनाते हैं और उससे ये खूबसूरत मलबूसात। ये सब कुछ इतना कुदरती है कि आप इसे खा भी सकते हैं। दुमास के अब बड़े पैमाने पर दूध की प्रोटीन से फाइबर तैयार करती हैं। इसके लिए खाम माल मिल्क प्रोटीन का पाउडर है, जिसे चंद दूसरे कुदरती अज्जा के साथ पानी में मिलाया जाता है। फिर इस मादे को एक प्रेसिंग मशीन से गुजारकर इंसानी बाल से भी पतले धागे तैयार किए जाते हैं। इस प्रोटीन फाइबर की मजबूती को लेबोरेटरी में बाकायदगी से टेस्ट किया जाता है। इस फाइबर का मुवाजना रेशम और ऊन से किया जा सकता है। वो भी प्रोटीन फाइबर ही होते हैं। मिल्क प्रोटीन वाले टेक्सटाइल फाइबर्स के कई फायदे हैं। बचे खुचे कीमियाई मादों से पाक, ये एलर्जी के मरीजों के लिए भी अच्छे हैं। खराब होने पर इनसे खाद बनाई जा सकती है। हमारे मिल्क फाइबर से हवा भी गुजर सकती है। ये दर्जाए हरारत भी कंट्रोल करता है, बैक्टीरिया मार देता है और इससे आग भी मुश्किल से लगती है। इससे झाग, प्लास्टिक और नैनो मटेरियल तक सभी कुछ बनाया जा सकता है। बहुत से हैरान कुन इम्कानात की दरियाफ्त अभी जारी है। इन मलबूसात को शोहरत उस वक्त मिली जब उन्हें हॉलीवुड के चंद सितारों ने पहना और पसंद किया। दुमास्के ने इन शख्सियात को उनकी पसंद के मलबूसात बनाकर भेजने का सोचा। ये सोच अपना काम कर गई। मीशा बार्टन पहली स्टार थीं जिन्होंने ये ड्रेस पहना। उसी शाम वो मीडिया पर भी नजर आईं। ये जाहिर है हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये रुझान फैला तो मुस्तकबिल में फैशन कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर खाम माल तैयार किया जा सकेगा। DW उर्दू के शो सवाल में हम शुरू कर रहे हैं एक नया सिलसिला। DW उर्दू के फेसबुक पेज पर जाइए और वहां हमारे शो से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा लाइक्स हासिल करने वाले 6 जवाबात लिखने वालों को दिए जाएंगे 6 iPads और iPods। इसके अलावा आप कई दीगर इनामात भी जीत सकते हैं।
मिलेनियम विलेजेस मंसूबे के तहत कीनिया के गांव साउरी में एक खातून काश्तकार न सिर्फ अब खुद मुख्तार हैं बल्कि अपने ज़राई कारोबार के बायस उन्होंने और लोगों को भी रोजगार फराहम किया है। मिलेनियम प्रोजेक्ट के तहत इस गांव के स्कूल में किताबें और कंप्यूटर्स भी दिए गए हैं। लेकिन इस इमदादी प्रोजेक्ट की बंदिश से क्या हासिल की गई कामयाबियों को कोई नुकसान पहुंचने का खतरा भी है? देखिए साउरी गांव के बारे में ये रिपोर्ट। साउरी में अब जेनिफर को तकरीबन हर कोई जानता है। वजह उनकी वो कामयाबी बनी जो मिलेनियम विलेज प्रोजेक्ट के मददगारों के साथ आई। मैंने सीखा कि सिर्फ एक ही फसल नहीं उगाना चाहिए। यहाँ लोग हमेशा मकई ही काश्त करते थे, बार बार। मैं खेती बाड़ी शुरू करते ही जान गई थी कि दूसरी फसलें भी उगाई जा सकती हैं, जैसा कि आप मेरे फार्म में देख सकते हैं। इस मंसूबे के आगाज पर जेनिफर ओवीनो को तरबियत के अलावा मुफ्त बीज और खाद भी फराहम किए गए। इसके अलावा उनके ग्रीन हाउस के लिए सस्ती शराइत पर कर्ज भी। अब जेनिफर मकई के अलावा कई तरह के फल और सब्जियां भी उगाती हैं। इस तरह खराब फसल का इम्कान कम हो जाता है और फिर फलों और सब्जियों से मकई की निस्बत आमदनी भी ज्यादा होती है। अगर मैं अपना काम ठीक से करूं तो दूसरे किसान भी ज़राई कारोबार की अहमियत को समझ सकेंगे, ताकि वो सिर्फ अपने लिए ही फसलें ना उगाएं बल्कि उन्हें आमदनी भी हो। जेनिफर का फार्म इतना बड़ा है कि अब उनके 4 कुल वक्ती मुलाजिम भी हैं। 2 साल से अपने फार्म के लिए बीज और खाद वो खुद खरीदती हैं। इसके बरक्स कई दूसरे किसान आज भी मिलेनियम प्रोजेक्ट की तरफ से अतियात पर इन्हिसार करते हैं। तोले जाने के बाद ताज़ा सब्जियां मंडी पहुंचाई जाएंगी। जेनिफर ने एक मोटरसाइकिल टैक्सी भी बुला रखी है। मिलेनियम प्रोजेक्ट से सिर्फ साउरी के किसान ही फायदा नहीं उठाते। साउरी के स्कूलों में अरसे तक कई चीजों की कमी थी। बच्चे अक्सर स्कूल आते ही नहीं थे। मिलेनियम प्रोजेक्ट के साथ किताबें और कंप्यूटर आए और स्कूल में रोजाना मिलने वाला खाना भी। स्कूल के सरबराह के बकौल इस बेहतरी की वजह से बच्चों की तादाद 2 साल में दुगनी से भी ज्यादा हो गई। लेकिन साल के आखिर में इमदादी फंड से रकम मिलना बंद हो जाएगी, साथ ही बच्चों के लिए दोपहर का खाना भी, क्योंकि इस स्कूल को कीनिया की हुकूमत की तरफ से मिलने वाली रकम काफी नहीं होती। मेरी दरख्वास्त ये होती कि प्रोजेक्ट की मुद्दत में तोसी की जाए, हो सके तो 3 साल तक, ताकि इस इदारे की कामयाबी का ख्वाब पूरा हो सके। इस तरह बहुत सी कामयाबियां अब खतरे में पड़ गई हैं। जेनिफर ओवीनो तकरीबन हर रोज मार्केट सर्विस सेंटर जाती हैं। यहाँ इलाके के किसान अपनी पैदावार कमीशन पर बेच सकते हैं। ये सर्विस सेंटर भी मिलेनियम प्रोजेक्ट के तहत बना, जो किसानों से 10% कमीशन लेता है। जेनिफर का कहना है कि वो फिर भी माली तौर पर फायदे में ही रहती हैं। देखिए, यहाँ सिर्फ एक शख्स सारे काम कर रहा है। 10 अफराद को यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं। वो एक दूसरे से सीखते हैं। एक फर्द के बजाय ग्रुप ज्यादा मुफीद है। वो एक दूसरे से ये भी सीख सकते हैं कि वो अपनी खेती बाड़ी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। जेनिफर के मुताबिक मिलेनियम प्रोजेक्ट उनके लिए एक नेमत साबित हुआ, लेकिन तरक्याती उमूर के कुछ माहिरीन के मुताबिक ऐसा नहीं है। अरबों मालियत के निजी अतियात के बावजूद मुकम्मल खुद इन्हिसारी का मौका ज़ाया कर दिया गया और मुतल्लिका हुकूमतें भी अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो गईं। इसके बरक्स कीनिया में इस मंसूबे की सरबराह का कहना है आइंदा मदद अब तक के मुकाबले में मुख्तलिफ होगी, लेकिन अपने तौर पर मैं फिर भी मुतमईन रहूंगी कि लोगों को शऊर मिला है। अब वो अपनी हुकूमतों से मुतालबे कर सकते हैं। हमने हुकूमती मरकजियत को कम किया है। जेनिफर ओवीनो जानती हैं कि साउरी में सारे किसान इतने कामयाब नहीं रहे जितनी वो खुद, लेकिन ज्यादा अहम इमदादी प्रोग्राम नहीं बल्कि दुरुस्त सोच और नज़्म ज़ब्त हैं।
لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ انہیں صرف بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، مجھے یہ دے دو وہ دے دو، انسان سست ہو جاتا ہے۔ کسی نئے دن آپ کا کوئی نیا ہدف نہیں ہوتا۔ میں اپنا دن شروع کرتی ہوں تو مجھے علم ہوتا ہے کہ میرا دن بہت مصروف رہے گا۔ جینیفر نے خود کو ملنے والا موقع استعمال کیا۔ ایک سادہ سی خاتون کسان زرعی فارم کی مالکہ بن چکی ہیں، مالی خود انحصاری کے ساتھ۔ بریک کے بعد بتائیں گے آپ کو کہ جرمن کارساز ادارے BMW نے کیسے منائی اپنی 100ویں سالگرہ۔ جرمن کارساز ادارہ BMW اس سال اپنی 100ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ اس موقع پر BMW نے اس کمپنی کی گاڑیوں کے دل دادا افراد کے لیے کلاسک گاڑیوں کا مرکز کھول دیا ہے، جس سے پرانی BMW گاڑیوں کے شائقین کے لیے انہیں خریدنا آسان ہو گیا ہے۔ BMW کلاسک ورلڈ میں اگر آپ پرانی گاڑی خریدنا نہیں چاہتے تو لیز پر لے سکتے ہیں۔ کلاؤس کوچر پچھلے 30 برس سے دنیا بھر سے BMW کی پرانی گاڑیاں جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے یہ BMW امریکہ کے ایک گودام سے خریدی تھی۔ اسے ایلوس پریسلے بھی چلا چکے ہیں۔ اسے دوبارہ ویسا ہی بنا دیا گیا ہے جیسے یہ بنی تھی۔ اس کی حالت مخدوش تھی، اس کی سیٹیں ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں اور اس کا اندرونی حصہ اور اس کے میکانیکی اجزاء مشکل سے پہچانے جاتے تھے۔ دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ BMW 507 ہے۔ BMW کلاسیکل ورلڈ کے مرکز میں وہ جگہ ہے جہاں 100 برس پہلے بائرشے موٹورن بیئرکے یعنی BMW نے کام شروع کیا تھا۔ یہاں جہازوں کے انجن بنتے تھے۔ چند برس قبل BMW نے یہ جگہ دوبارہ حاصل کی اور اسے یادگاری مقام میں تبدیل کیا گیا۔ مانفریڈ گروئنیرٹ BMW کلاسیکل سینٹر کے خیال اور آرکیٹیکچر کے بانی ہیں۔ اگر آپ کو 100 سالہ پرانی گاڑی مل جائے تو یہ کامیابی ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے کہ اس کی قدر و قیمت کو اجاگر کرنے کے لیے روایات کی نشو و نما کا سہارا لیا جائے۔ یہ آپ کو دیگر لوگوں سے منفرد بناتا ہے، تاریخ کی کوئی نقل نہیں کر سکتا۔ باویریا کے پرنس لیوپولڈ ایک صدی پر محیط BMW کے تجربات اور پیشہ ورانہ مہارت کے واحد دلدادہ نہیں، ان جیسے اور بھی ہیں۔ ذرا گیئر شفٹ دستے کو دیکھیے، کیا یہ سیاہ نہیں تھا یا اس کا اصلی رنگ سفید ہی تھا؟ ہمارے پاس اس 326 کے تمام دستاویزات موجود ہیں۔ کلاؤس کوچر پرنس لیوپولڈ کی گاڑی کے ڈھانچے کے نمبر کو دیکھتے ہیں اور دستاویزات کو جانچتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ بنتے وقت یہ گاڑی کیسی تھی۔ اب ہم یہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دستہ سیاہ تھا یا سفید۔ اس کی فروخت کی تفصیلات میں درج ہے کہ یہ سیاہ تھا۔ اس کا متبادل دستہ اگلے 2 ہفتوں میں پہنچے گا اور گاڑی میں لگا دیا جائے گا۔ BMW کلاسک کا تجربہ انوکھا ہے۔ جب آپ گاڑی لیتے ہیں تو ضمانت دی جاتی ہے کہ یہ چلے گی۔ البتہ پرانی گاڑی کی ڈرائیونگ کچھ مشکل ضرور ہوتی ہے۔ آپ اس گاڑی کو ہائی وے پر نہیں لے جا سکتے، آپ بس شہر کے اندر گاڑی چلاتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ BMW کلاسک پرانی کاروں کے دلدادہ افراد کا ایک پنڈال ہے۔ آج کا شو آپ کو کیسا لگا؟ آپ اس شو میں مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ضرور بتائیں ہمیں #سوال کے ساتھ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر۔ یورپ میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ dw.com/urdu پر۔ آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے لائف سٹائل اور سائنس کی دنیا کی دلچسپ رپورٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔